वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सबस्पेस। इससे पहले वेक्टर स्पेस को हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। अगर स्टूडेंट V कोई भी वेक्टर स्पेस हो ओवर सम फील्ड F और W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो V का, तो W जो कि सबसेट है V का, ये सबस्पेस उस वक्त कहलाएगा जब W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। मीन्स के वेक्टर स्पेस का एक ऐसा सबसेट जो वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वेक्टर सबस्पेस कहलाता है। तो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने है। लेट V be a vector space over field F and W be a non-empty subset of V. W is said to be a subspace of V over the field F if W itself is a vector space over the same field F. मीन्स के वेक्टर स्पेस का एक ऐसा सबसेट जो वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वेक्टर सबस्पेस कहलाता है। स्टूडेंट, अगर V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F और से अगर W कोई सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V की, तो W सबस्पेस होगी ओवर फील्ड F। मीन्स के वेक्टर स्पेस और उसकी सबस्पेस के लिए फील्ड एक ही होनी चाहिए। मोरओवर हर वेक्टर स्पेस की दो ट्रिवियल सबस्पेसेस होती हैं। जैसे अगर ये V कोई वेक्टर स्पेस है तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ V जो कि ज़ीरो वेक्टर होता है और वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, ये दो सबसेट वेक्टर स्पेस के होते हैं और ये दोनों सबसेट जो हैं ये सबस्पेस कहलाते हैं और इन दो सबस्पेसेस को ट्रिवियल सबस्पेसेस कहा जाता है। ट्रिवियल सबस्पेसेस, ट्रिवियल सबस्पेसेस एक तो वेक्टर स्पेस इटसेल्फ और सेकंड जो है ज़ीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस। अब स्टूडेंट किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए 10 कंडीशंस होती हैं, ये तो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ये कहा कि वेक्टर स्पेस का एक ऐसा सबसेट जो वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वेक्टर सबस्पेस कहलाता है। अब 10 कंडीशंस को चेक करने के बजाय हम चंद थ्योरम्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और उन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करेंगे। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V is a subspace of V if and only if A belongs to F, W belongs to capital W implies A dot W belongs to W। मीन्स कि एक एलिमेंट आप फील्ड से लें और एक एलिमेंट आप सबसेट से लें जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूव करना वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना चाहते हैं, तो A डॉट W वापस W को बिलोंग करना चाहिए। सेकंड कंडीशन इसमें यह है W1 W2 बिलोंग्स टू W। सब सेट जो है उससे दो एलिमेंट लें और W1 प्लस W2 ये वापस बिलोंग करना चाहिए W को। ये जो पहली कंडीशन है इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जो सेकंड कंडीशन है इसको वेक्टर एडिशन कहते हैं, वेक्टर एडिशन कहलाती। तो अगर कोई सबसेट इन दो कंडीशन को, एक तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सेकंड वेक्टर एडिशन जो कि ये आपके सामने लिखी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो सबसेट सबस्पेस कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए एक और थ्योरम जो है वो डिराइव किया जा सकता है। हम उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
ये नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट, और ये पहले थ्योरम से ही डिराइव किया जा सकता है। हम जस्ट इसकी स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए। अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V is said to be a subspace of V if and only if A B belongs to F, W1 W2 belongs to W implies A W1 plus B W2 belongs to W। अब इस थ्योरम में एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आप दो एलिमेंट लें फील्ड से, दो एलिमेंट लें सबसेट से, A डॉट W1 प्लस B डॉट W2, ये वेक्टर वापस W को बिलोंग करना चाहिए। मीन्स के एक ऐसा सबसेट वेक्टर स्पेस V का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो सबसेट सबस्पेस कहलाएगा। तो किसी भी सबसेट को, वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट को सबस्पेस प्रूव करने के लिए ये जो दो थ्योरम्स हैं इनमें से किसी एक थ्योरम को यूज करते हुए सबस्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ R क्यूब। R क्यूब स्टूडेंट ये वेक्टर स्पेस होती है वी नो कि R क्यूब इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। और अब ये दो सबसेट्स हैं। पहला सबसेट है R क्यूब का जिसमें x y z बिलोंग्स टू R क्यूब सच दैट x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 0। मीन्स के R क्यूब के वो एलिमेंट्स जिनके कंपोनेंट का सम इक्वल टू 0, सम ऑफ द कंपोनेंट इक्वल टू 0। सेकेंड सबसेट है R क्यूब का, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं R क्यूब के जिनमें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। मीन के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इन दोनों को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा सबस्पेस बनाता है और कौन सा नहीं बनाता। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाले जो एग्जांपल है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। एग्जांपल 1, इसमें W इक्वल टू एक्स वाई Z belongs to R क्यूब, R क्यूब के वो एलिमेंट्स सच दैट x प्लस वाई प्लस Z इक्वल टू 0 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो स्टूडेंट अब इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए मैं सेकंड थ्योरम को यूज करूंगा। उस सेकंड थ्योरम ये कहता है कि आप दो एलिमेंट लें फील्ड से, लेट A B बिलोंग्स टू F, ये दो फील्ड के एलिमेंट ले लिए, और इसी तरीके से दो एलिमेंट W1 W2 ये दो एलिमेंट सबसेट से ले लेते हैं जिनको हम जिस सबसेट को हम वेक्टर सबस्पेस प्रूव करेंगे। अब W1 W2 W से हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज W1 इक्वल टू x1 y1 z1 के इक्वल ले लेते हैं, और इसी तरीके से W2 को x2 y2 और z2 ये दो एलिमेंट हमने ले लिए। अब ये दोनों एलिमेंट W से हैं और W के एलिमेंट के ऊपर ये कंडीशन है कि कंपोनेंट का सम इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज x1 प्लस y1 प्लस z1 ये इक्वल टू 0 होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरीके से x2 प्लस y2 प्लस z2 ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ से हैं, W के हैं, और W के एलिमेंट के ऊपर ये कंडीशन है। नाउ अब स्टूडेंट हमने क्योंकि गिवन जो सबसेट है उसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो सबस्पेस के लिए जो सेकंड थ्योरम है उसको यूज़ करते हुए हमने AW1 प्लस BW2 की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये जो वेक्टर यहाँ से हमें मिलेगा, अगर ये वेक्टर वापस W को बिलोंग कर गया तो सबसेट सबस्पेस कहलाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें, A W1
x1 y1 z1 x2 y2 z2 ax1 ay1 az1 फर्स्ट वेक्टर प्लस bx2 by2 bz2 सेकेंड वेक्टर आ जाएगा। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इनको आप ऐड करें कंपोनेंट वाइज, ये ऐड हो जाएंगे। ax1 प्लस bx2, ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट, और यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड कर दिया। फिर इसी तरीके से ay1 प्लस by2 is the second component, and the third and last component is az1 plus bz2। तो स्टूडेंट अगेन आप इसको देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर ही आया है। कैसे वेक्टर है? क्योंकि इसके तीन कंपोनेंट्स हैं और ये r³ का कोई एलिमेंट होगा। अब स्टूडेंट हमने ये चेक करना था कि aw1 प्लस bw2 ये वापस w को बिलोंग करे। अब w को बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, ये एक मरतबा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। कंडीशन ये है कि कंपोनेंट का सम इक्वल टू 0 आए। तो अब जो वेक्टर हमारे पास आया है, इसके कंपोनेंट के सम को हम चेक कर लेते हैं कि क्या इन कंपोनेंट का सम इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता। नाउ ax1 प्लस bx2 प्लस ay1 प्लस by2 कंपोनेंट का सम ले रहे हैं, प्लस az1 प्लस bz2, ये वैल्यूज़ को चेक करते हैं क्या ये 0 के इक्वल आता है। तो इसमें a वाली टर्म्स जो हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं। a इंटू x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस b इंटू x2 प्लस y2 प्लस z2। दिस इज इक्वल टू x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वेशन 1 में किसके इक्वल है? ये इक्वल टू 0 और सेकंड भी इक्वल टू 0 है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, तो ये वापस किसके इक्वल आ गया? इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जो वेक्टर हमारे पास आया था aw1 प्लस bw2, उसके कंपोनेंट का हमने जब सम लिया तो ये सम वापस इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इससे मराद ये है विच इम्प्लाइज aw1 प्लस bw2 बिलोंग्स टू w, और यही सब स्पेस की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज W is a subspace of R3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है, इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये सबस्पेस बनाती है या नहीं। तो इसके लिए वही थ्योरम हम यूज़ करेंगे, सेकंड थ्योरम। तो इसके लिए एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं फील्ड से। लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W। दो एलिमेंट फील्ड से ले लिए और दो सबसेट्स W से ले लिए। तो W1 इक्वल टू x1 y1 z1 के इक्वल ले लेते हैं, और W2 इक्वल टू x2 y2 z2। तो ये दो एलिमेंट हमने ले लिए।
W से। अब स्टूडेंट W के एलिमेंट्स के ऊपर क्या कंडीशन है, विच इम्प्लाइज कि उनका जो कंपोनेंट्स है वो फर्स्ट कंपोनेंट दोनों के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और x2 जो सेकंड वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट है ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। क्यों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि W जो सब स्पेस है उसके एलिमेंट के ऊपर कंडीशन ही यही है कि W के जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो हमने ये एज्यूम किया है कि W1 W2 एलिमेंट किसके हैं, W से हैं। नाउ अब सब स्पेस के लिए अगेन वही कंडीशन है कि हम AW1 प्लस BW2 ये वैल्यू निकालते हैं। ये इस वैल्यू से हमें पता चलेगा, इस वेक्टर से हमें पता चलेगा कि क्या ये वेक्टर सब स्पेस को वापस सबसेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दें, x1 y1 z1 प्लस bn2 x2 y2 z2, दिस इज इक्वल टू ax1 ay1 az1। एग्जैक्टली वही मेथड है जो पहली एग्जांपल में हमने जिसको फॉलो किया था, bx2 by2 bz2। नाउ दो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट वाइज, इनको आप ऐड कर दें, ax1 प्लस bx2 फर्स्ट कंपोनेंट, फिर सेकंड कंपोनेंट ay1 प्लस by2 इज सेकंड कंपोनेंट, और फिर इसी तरीके से az1 प्लस bz2। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये है AW1 प्लस BW2 वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अब हमने ये चेक करना है कि क्या AW1 प्लस BW2 क्या ये W को बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता सब स्पेस की कंडीशन के लिए। तो W को बिलोंग करने की कंडीशन ये है कि ये जो पहला कंपोनेंट है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आए। हेयर ax1 प्लस bx2। स्टूडेंट जरा इस कंपोनेंट के ऊपर गौर करें, इसमें x1 और x2 ये तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हैं। क्यों हैं, इक्वेशन 1 और 2 से। अब a और b चूँकि फील्ड के एलिमेंट हैं और फील्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर वैल्यू सारी होती हैं, मीन्स कि अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू हम नेगेटिव ले लें, जब a और b नेगेटिव होंगे तो उस वक्त ये जो रिलेशन है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। मीन्स के ax1 प्लस bx2 इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये मीन्स कि a और b की सारी वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। तो इससे मराद ये है विच इम्प्लाइज कि ये जो रिलेशन ऊपर हमने फाइंड किया है AW1 प्लस BW2 ये जो वेक्टर है ये बिलोंग नहीं कर रहा W को, क्योंकि W को बिलोंग करने की कंडीशन ये है कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आई फर्स्ट कंपोनेंट, विच इम्प्लाइज W इज नॉट a subspace of R3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने सबसे पहले वेक्टर सबस्पेस को डिफाइन किया और फिर उसके बाद दो थ्योरम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उन्हीं थ्योरम्स को यूज़ करते हुए फिर एंड के ऊपर हमने दो एग्जांपल सॉल्व की हैं, जिसमें हमने जो एग्जांपल वेक्टर सबस्पेस से रिलेटेड थी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।